नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वापस आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा के ऊपर। जैसे कि आपके पटवारी एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और कुछ समय बाकी हैं, लेकिन हमने कंप्यूटर के लिए पटवारी को एक बार पूरा पढ़ लिया था। जो भी पटवारी के सिलेबस में कंप्यूटर के जो टॉपिक दिए गए थे हमने पूरे कर लिए थे। उसकी जो प्ले लिस्ट है आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। लेकिन अब समय है कि सर क्विक रिविजन का, कि सर जो हमने पढ़ा है वो कितना काम आएगा हमारे लिए और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। मेरे मित्रों, आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं पटवारी में कंप्यूटर के। अब आपको भी पता है कंप्यूटर का वेटेज कितना है पटवारी में, कैसे क्लियर करना है, किस प्रकार लेना और किस प्रकार क्वेश्चन अटेंड करने। देखिए मेरे मित्रों, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, जो टॉपिक वाइज कंप्यूटर के टॉपिक वाइज उन क्वेश्चन को लेंगे। से 2 या 3 क्लास होगी आपकी, लगभग 100-150 क्वेश्चन होंगे और मुझे लगता है ये 100-150 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, भाषाएं बदल सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उस टॉपिक में से वही आपसे पूछा जाएगा। कई बार होते हैं कि क्वेश्चन हम देते हैं और हम बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप सोचते हो ये आएंगे, लेकिन ये नहीं। भाषाएं बदल सकती हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से काम कर सकते हो। अब आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो। एज इट इज क्वेश्चन तो छपने से रहा, और जो ये कोचिंग वाला कहता है कि यही से क्वेश्चन आएंगे वो तो गलत बात है सर। हाँ, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन उस टाइप हो सकता है, तो हम उसी प्रकार उसको पढ़ेंगे। और वैसे लिखा हुआ है अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट फर्स्ट कंप्यूटर पटवारी के लिए। अब देखो, सबसे पहले जो व्यक्ति अभी नई क्लास देख रहे हैं वो अगर उनके पास अगर समय है, उनका शेड्यूल अच्छे से बना हुआ है, तो मेरे पीछे वाली क्लास एक बार सारी देख लें। 6 से 7 क्लास हैं कंप्यूटर की, पूरा क्लियर है कोर्स A to Z, बेसिक से एडवांस तक कोर्स करवाया हुआ है। तो वहाँ से आप पूरा पटवारी का सिलेबस देख सकते हैं। और जो विद्यार्थी नहीं देखना चाहते वो यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको वापस से बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वो हम करेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि जिन विद्यार्थियों को अभी तक कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है उनके आराम से क्वेश्चन अच्छे से अटेंड हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम ये क्लास शुरू करते हैं और आशा है कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं हमें कैसा पता चलेगा कि आप हमारे जो चैनल को है उसको सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी है, आपकी क्लास में ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें आप थोड़ा और हमें समझिए, तो हम क्या करेंगे आपको अच्छे से उसमें परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले मेरे मित्रों, जो ये सब्जेक्ट है आपके कंप्यूटर, उसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप बोले तो बात करने का तो यूँ है कि जैसे कि आप सभी को पता ही है हमारा कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपके पटवारी के लिए। देखो, पटवारी एग्जाम में 2 ही ऐसे सब्जेक्ट है, एक तो है आपके कंप्यूटर और एक है आपके मैथ, जो आपको अच्छी लीड दे सकते हैं, और वो लीड आपको यहाँ से मिलेगी। सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि जीके सबके पढ़ा हुआ है, हिंदी पढ़ा हुआ, सब कुछ चीज़ें सबके पढ़ी हुई, लेकिन ये 2 फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। बिना समझे आप इसको सही नहीं कर सकते। किसी चीज़ को रट के आप याद कर सकते, लेकिन इसको क्या करना पड़ा, समझना पड़ेगा। तो जब समझोगे तभी आपका काम होगा। तो मेरे मित्रों, आपको पता होगा कंप्यूटर कहाँ से आया है, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। कंप्यूटर किस भाषा का है? भाई साहब, ये एक लैटिन भाषा थी जिसका एक शब्द था कंप्यूटरे। क्या शब्द था? कंप्यूटरे। मैंने लिखा कंप्यूटरे, उससे बना है आपका कंप्यूटर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कंप्यूटर किस भाषा शब्द से बना हुआ है, तो लैटिन भाषा से बना हुआ है। उसके बाद में हमारे एक इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में एक शब्द है मेरे मित्रों, कंप्यूट। क्या है? कंप्यूट। इस दोनों का एक ही अर्थ होता है, वो होता है गणना करना। दोनों का एक ही अर्थ होता है गणना करना, और इसी के आधार पर हमारे कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक कहते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। बेसिक चीज लैटिन भाषा का शब्द कंप्यूटर है, इंग्लिश कंप्यूट मीन्स गणना करना, कैलकुलेशन करना, और उसी के आधार पर हमारा कंप्यूटर बन गया, मतलब समान गणना करने वाला एक संगणक हमारा डिवाइस हो गया। तो अब इसकी संरचना किस प्रकार है, ये किन किन चीज़ों से बना, देखो। कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है मेरे मित्रों, वो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। वो मेन 2 पार्ट से बना है। फर्स्ट पार्ट आप देखोगे सॉफ्टवेयर्स का, इसका देखोगे आप सॉफ्टवेयर का,
और सेकंड आप देखोगे हार्डवेयर का। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। अब ये दोनों एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना काम कर सकता है और ना ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम कर सकता है। जब ये दोनों एक साथ होंगे तभी अपना एक सिस्टम चलेगा, तभी अपना सिस्टम चलेगा। और इस सिस्टम चलने की जो प्रणाली होती है, इस सिस्टम चलने का जो काम होता है वो प्रणाली होती है आईपीओ। क्या होती है? आईपीओ प्रणाली। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्यूटर किस प्रणाली पर काम करता है, तो वो काम करता है आईपीओ प्रणाली पर। सर अब ये नई चीज बता रहा हूं, आईपीओ क्या होता है? देखो आईपीओ होता है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। सबसे पहले कोई भी चीज आपने इनपुट की, चलो ठीक है, अब वो इनपुट करने का तरीका होगा आपका हार्डवेयर। किसी भी जैसे कि पढ़ेंगे हार्डवेयर को, उसमें दो भाग आएंगे, एक होगा इनपुट डिवाइस और एक होगा आपके आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले आप चीज क्या करोगे? इनपुट करोगे। जैसे ही आपने कोई चीज इनपुट की इस सिस्टम में, फिर वो उसको प्रोसेस करेगा। क्या वैसा मालिक ने कमांड किया दिया है कि हमारे मालिक साहब ने हमें कमांड किया दिया है, मतलब हमारे यूजर ने हमें कमांड किया दिया है। जैसे उसको प्रोसेस करेगा फिर वो उसको आपका आउटपुट देगा। जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर भैया आप हमें कैलकुलेशन करके दो, मैंने उसको डिजिट दे दी, तो इनपुट हुआ, फिर उसका प्रोसेस हुआ, फिर उसका आउटपुट हुआ। तो कंप्यूटर आईपीओ प्रणाली पर काम करता है और इसके दो मुख्य घटक होते हैं जिसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कहा जाता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है आपके एएस और एक होता है आपके ओएस। एएस का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अब इन चीजों को हम अच्छे से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इसके साथ एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है जिसकी बेस पर कंप्यूटर काम करता है, वो है इसकी स्टोरेज क्षमता, मतलब मेमोरी। हम उसकी भी बात करेंगे, मेमोरी क्या होता है, कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार मेमोरी काम करती है। तो मेरे मित्रों, जो मैंने आपके सामने एक छोटी सी चीज लिखी है, उससे आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर को जानने का तरीका आसान हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार करने हैं। और इनकी विस्तृत रूप से क्लासें मैंने डाल रखी हैं, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है ना। अब बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। क्वेश्चन मैं यहाँ पर फर्स्ट लेता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट आया हुआ है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, कितने बिट के बराबर होता है। मतलब सीधा पूछा हुआ है कि एक बाइट होता है वो कितने बिट के बराबर होता है। अब देखो ये हटा दो, नहीं 16 बिट्स हैं, चलो ठीक है। अब ये 4 जो बिट्स होते हैं वो एक निबल के बराबर होते हैं। 4 बिट होते हैं एक निबल के बराबर होते हैं, लेकिन जो 8 बिट होते हैं उसका मतलब एक बाइट होता है। क्या होता है? एक बाइट होता है। तो सही आंसर ये रहा। अब ये बिट बाइट क्या है? दे ऑल आर यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी ये क्या है? सभी मेमोरी की इकाइयां हैं। बिट में होगी, बाइट में होगी, केबी होगी, एमबी होगी, जीबी होगी, टीबी होगी, पीबी होगी, वाईबी होगी और जेडबी होगी और वापस जीबी आएगी आपकी। ये जो सारी चीजें हैं वो आपकी सारी मेमोरी की इकाइयां हैं मेरे मित्रों। और इसमें आपको 2 चीज याद रखनी है। मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई जीबी, जिसे कहा जाता है गीपोबाइट। क्या कहा जाता है? गीपोबाइट। चलो ठीक है, समझ गए सर। सबसे छोटी इकाई वो होती है आपके निबल। क्या होती है? निबल। और निबल नहीं दिया हुआ तो हम वहां पर बिट करेंगे, अगर बिट नहीं दिया हुआ तो हम बाइट करेंगे। वैसे ही वैसे जो हमें इनमें से डिजिट्स दी गई होगी, अगर हमें पता चलेगा सीक्वेंस क्या है यूनिट्स का, तो हम आराम से आंसर क्लियर कर लेंगे। तो इसका आंसर वाकई आपको मिल गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, 8 बिट के बराबर ये होता है। तो हमने एक छोटा सा टॉपिक भी क्लियर कर लिया हमारा, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। उसके बाद में मेरे मित्रों आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अवांछित, अनचाहे, जंक ईमेल मतलब संदेश। अगर आपको कंप्यूटर में अनचाहे, सरल भाषा में समझते, देखो मैंने कहा भाषा चेंज हो सकती है, हिंदी में क्लिष्ट भाषा वैसी हो सकती है, हम इसको सरल करके पढ़ रहे हैं। अनवांछित जंक ईमेल मतलब अनचाहे संदेश। अब मेरे मित्रों अनचाहे संदेश कहाँ होता है? देखो होते तो इनबॉक्स में है, चलो ठीक है, भेजे गए आइटम में, चलो ठीक है, फोल्डर तो होता है, वो होता है स्पैम। हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, किसी ऐप में लॉगिन करते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, अपनी जीमेल आईडी देते हैं। देते हो, सामान्य बात है, क्योंकि उसको एक्सेस करने के लिए आपको जीमेल आईडी देते हैं।
जैसे आप उसमें लॉगिन करते हो फिर बार बार उस कंपनी के मैसेज आते जाते हैं और आपको बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, तो वो अवांछित जंक ईमेल जो कहलाते हैं स्पैम, हमारे जीमेल में एक ऑप्शन में दिया होता है, चाहे इनबॉक्स आपके ऑल मेल सारे दिए होते हैं स्टैंड, वहाँ पे स्पैम वाला ऑप्शन दिया, मतलब सारे स्पैम अनचाहे मैसेज है वो आपको कहाँ मिलेंगे, स्पैम में मिलेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी तरीके से बता रहा हूँ, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है, मतलब सच्ची बता रहा हूँ इसका क्वेश्चन देखो कितनी अलग, मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा सहायता नहीं करता। देखो सबसे इजी, वायरस से सुरक्षित नहीं करता है या किसी भी मेलिशियस प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर से सुरक्षित नहीं करता है। देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करेगा सर, एंटीवायरस वायरस से सुरक्षा करेगा, विंडोज फायरवॉल ये भी करेगा, विंडोज डिफेंडर ये भी करेगा, और नहीं कौन नहीं करेगा, ब्राउजर, ब्राउजर तो सर एक सर्च इंजन जैसे काम करेगा, हम जो चीज सर्च करेंगे वो बताएगा, वो हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं करेगा, हमारी सिक्योरिटी कौन करेंगे, एंटीवायरस, विंडोज फायरवॉल और विंडोज डिफेंडर, दे बोथ आर सिक्योरिटी ऑफ आवर सिस्टम, बट ब्राउजर डू नॉट सिक्योर आवर सिस्टम, ब्राउजर इज ए सर्च इंजन, इसके माध्यम से हम कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षित है या नहीं वो हमें भरोसा नहीं है, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए, रैम कहां पर स्थित होती है, रैम कहां पर स्थित होती है, सबसे बड़ी बात सर ये रैम क्या है। देखो मैंने कहा ना, जिन विद्यार्थियों के कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ उनके भी काम हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, देवेंद्र सर आपके लिए बहुत ही इजी वे में विद टॉपिक्स विद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अब रैम कहां पे होती है, देखिए एक बार मैंने कहा रैम, सबसे बड़ी बात सर ये रैम होती है, वही क्या होता है हमें तो ये बताओ पहले, मैं तो पता ही नहीं है रैम क्या होती है, हम तो बस लास्ट में आपके भरोसे आए हैं कि आप क्वेश्चन बताओ हम समझ लेंगे, कोई टेंशन जरूरत नहीं है। देखो कैसे, ये जो है ये एक मेमोरी का भाग है, देखो मेमोरी, मेमोरी मतलब एक स्थान है जहां डाटा का क्या होता हो, स्टोरेज होता हो, बहुत इजी वे में क्या होता हो, स्टोरेज। अब ये जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आपके प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपके सेकेंडरी मेमोरी। इसी प्राइमरी मेमोरी के दो भाग है, एक है रैम, एक है रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, चलो ठीक है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब इनकी विस्तृत चर्चा मैंने अलग से बता दी है, बार बार नहीं बताऊंगा, रीड ओनली मेमोरी। और इसने पूछा कि हमारी रैम कहाँ होती है, देखो एक्सटर्नल ड्राइव नहीं होती, ये हमारे पीसी में होती है, एक्सपेंशन बोर्ड नहीं होता है, ये होती है हमारी मदरबोर्ड में होती है मेरे मित्रों, कहाँ होती है, मदरबोर्ड में हमारी रैम स्थित होती है, वहाँ पर ये लगी हुई होती है, ठीक है। तो आंसर होगा मदरबोर्ड रैम वहाँ पर स्थित होती है, और रैम क्या होती है, वो होती है मेमोरी का एक भाग होता है, मेमोरी का एक भाग होता है। उसके बाद यूजर या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ना, यूजर के डाटा, यूजर उसका डाटा क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसा बना हुआ, कैसे यूजर के डाटा को स्टोर कौन करेगा, फोल्डर, फाइल, रिसाइकल बिन, ये तीनों ही करेंगे, लेकिन ये तीनों किसके आधार पर करेंगे, ये तीनों करेंगे आपके हार्ड डिस्क के आधार पर। तो इसमें आंसर होगा मेरे मित्रों इनमें से कोई नहीं। फोल्डर में भी यूजर का डाटा होता है, लेकिन फोल्डर किसका होता है, फाइल, रिसाइकल बिन, मतलब ये आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ये हो गया आपका सही आंसर, क्योंकि फोल्डर में भी डाटा स्टोरेज होता है, फाइल में भी होता है, और रिसाइकल बिन में जो आप डाटा डिलीट करते हो, जो डाटा डिलीट करते हो वो एक बार रिसाइकल बिन में जाता है। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो तीनों होते हैं वो किस में होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। मेन तो डाटा हमारा हार्ड डिस्क में होता है, जब हार्ड डिस्क होगी तो ये सारे ऑप्शन ऑन होंगे, वरना ऑन नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है, हाईएस्ट जूम कितना होता है सर, ये चाहे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट तीनों पूछे तो आपको आंख बंद करके बताना है 500। हाईएस्ट संख्या क्या होता नहीं, आपको 500 बतानी है, क्योंकि जब आपको डाटा जूम करते हो तो एक प्लस और एक माइनस होता है,
यहाँ पर हाईएस्ट जूम होता है 500 होता है, मतलब आप उस डॉक्यूमेंट को 500 तक जूम करके देख सकते हो, और न्यूनतम तो आपको पता ही है 0। ठीक है, तो हाईएस्ट कितना होगा आपका 500 तक जूम होगा आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं एकल फाइल या डॉक्यूमेंट। अब देखो इसने पूछा एक्सेल में फाइल को क्या कहते हैं, सीधा आंसर है। ठीक है, देखो एक्सेल में 2 चीजें होती हैं, एक होती है आपके सेपरेट सीट और एक होती है वर्कबुक। क्या होती है, वर्कबुक। और ये सीट जो होती है इसमें बाय डिफॉल्ट 3 दी हुई होती है, और हमें पूछा है एकल मतलब सिंगल चीज, उससे हम बोलेंगे मेरे मित्रों वर्कबुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्कबुक, जिस पे हम काम कर रहे हैं वर्कबुक। और सीट का पूछे तो 3 आपके बाय डिफॉल्ट सीट होती हैं, तो ये एकल तो है नहीं, 3 का ग्रुप है। डॉक्यूमेंट तो आपके MS वर्ड में होता है और नोटबुक तो आपका पूरा ही अलग है, तो आंसर मिल गया हमें हमारा वर्कबुक। एक्सेल के संबंधित 2 चीज आपको याद रखनी, सेपरेट सीट एंड वर्कबुक, सेपरेट सीट एंड वर्कबुक। ठीक है, आगे है मेमोरी। मेमोरी का मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ऐसा स्थान जहां डाटा का स्टोरेज होता है वो मेमोरी कहलाती है। और वो बाकी वाली चीजें, मेमोरी कितने भाग होते हैं, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद में कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है। ये तो बिल्कुल गलत बात करती है सर, मैंने अभी आपको कहा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों साथ में काम करेंगे, दोनों अलग बिल्कुल नहीं रह सकते, दोनों साथ में ही काम करेंगे, तो गलत बात। फिर इनपुट आउटपुट एक्सेस करने की गति को त्वरित करता है। अब भाई साहब इनपुट आउटपुट तो करेगा सॉफ्टवेयर, लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता, ये गलत है। रैम सॉफ्टवेयर होता है वो कभी भी आपके उसकी CPU की गति को नहीं बढ़ाता, उसकी मेमोरी और जो उसके प्रोसेसर होते हैं वो बढ़ाते हैं। तो आंसर सीधा होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फिर आगे देखिए, आपकी एक्सेल 2000 फाइल एक्सटेंशन के साथ काम करती हैं। MS एक्सेल 2000 फाइल का एक्सटेंशन क्या, देखो ये जो एक्सटेंशन ये तो MS वर्ड का है, ठीक है, और ये हो गया आपके MS एक्सेल का हो गया start.xlsx, ये हो गया आपके एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नाम क्या काम करता है, पता लगाने के लिए, किसका, फाइल का, कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर में बनी है उसका पता लगाने के लिए आपके एक्सटेंशन नेम काम में आता है। उसके बाद में ध्यान देना, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग की जाने वाली स्पेशल इफेक्ट कहलाते हैं। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा घुमा के पूछ रहा है कि जो स्लाइड होती है उस स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए जो इफेक्ट होता है वो एक होता है टेक्स्ट, उसका इफेक्ट कौन सा होता है, देखो दोनों अलग अलग है। स्लाइड का जो इफेक्ट होगा वो होगा आपके ट्रांजिशन, क्या होगा, ट्रांजिशन। लेकिन जो टेक्स्ट का इफेक्ट होगा उसे बोलेंगे हम एनिमेशन, क्या बोलेंगे, एनिमेशन। तो जो ट्रांजिशन होगा वो अप्लाई होगा किसमें, हमारे स्लाइड पे, और जो एनिमेशन होगा वो एनिमेशन अप्लाई होगा हमारे टेक्स्ट पे। किस पे अप्लाई होगा मेरे मित्रों, टेक्स्ट पे। तो दोनों चीजें, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए कि MS प्रेजेंटेशन की फाइल का जो आपके इफेक्ट होता है किसका, स्लाइड का, इंपॉर्टेंट है। जहां पर स्लाइड वर्ड आए तो वहां आपको करना है ट्रांजिशन, और जहां पर टेक्स्ट वर्ड आए इसके लिए, इफेक्ट के लिए, तो आपको लगाना है एनिमेशन। तो इसका आंसर हो गया हमारा कौन सा, ए आंसर होगा। कौन सा हो गया, ए। अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर आउटलुक एक्सप्रेस एक है। आउटलुक एक्सप्रेस आप आजकल बहुत कम यूज करते हो, आप यूज करते हो सर ईमेल। तो क्या है, मेल क्लाइंट है, क्या है, ये एक मेल क्लाइंट है। इसमें भी क्या होता है, आपके जो MS ऑफिस होता है उसके संबंधित जो जिस प्रकार आपके क्या काम करता है ईमेल, वैसे काम करता है, कौन करता है, आउटलुक एक्सप्रेस आपके काम करता है। फिर आगे, निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है। इनपुट युक्ति मतलब डिवाइस नहीं है। कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है, देखो लाइट पेन इनपुट, टच पैड इनपुट, कीबोर्ड इनपुट। और वैसा वीडियो डिस्प्ले तो आपके आउटपुट है, क्या है, वीडियो डिस्प्ले तो आपको क्या है, आउटपुट है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स आउटपुट में आते हैं, और ये तीनों किस में आते हैं, इनपुट में आते हैं। तो आंसर क्या होगा आपके, आंसर होगा आपके वीडियो डिस्प्ले। क्या होगा, वीडियो डिस्प्ले। ये होता है आपके आउटपुट्स में होता है, किसमें होता है, आउटपुट्स में होता है। फिर आगे देखिए, कौन सी फाइल MS वर्ड की है, कौन सी फाइल MS वर्ड की है। हमें कैसे पता चला कौन सी फाइल MS वर्ड की है,
तो अभी मैंने एक्सेल में बताया था एक्सटेंशन नेम आर फॉर द इंफॉर्मेशन इन आपके सॉफ्टवेयर की, मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर होता है या जिस सॉफ्टवेयर में आपकी फाइल बनी है उसकी जानकारी कौन देता है? आपका एक्सटेंशन नेम देता है, ठीक है ना। अब कैसे, देखो ram.pptx ये हो गया आपके पावर पॉइंट की फाइल, सुनना pptx जहां पर आपको दिखाई देते हैं तो आंख बंद करके लिखना है, पावर पॉइंट लिखना है। फिर अभी आया xlx लिखा हुआ है तो आपके हो गया ms एक्सेल, और doc लिखा हुआ है तो ये आ गया आपके ms वर्ड। क्या आ गया? एम, देखो नाम से भी कैसे है राम राम राम, लेकिन पीछे जो काम है वो अलग है। pptx पावर पॉइंट है, xlx एक्सेल है, और docx है आपके ms वर्ड। और bmp सबसे पहले देखो बिट मैप पिक्चर, बिट मैप पिक्चर, और ये आपके हैं आपके ms पेंट में। किसमें है? ms पेंट में। तो बहुत ही इजी आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इजी वे में है, तो अच्छे से पढ़ना है। ये आपका क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया और एक ही क्वेश्चन हमने 4 सवाल पूरे कर लिए। तो ms वर्ड की क्या हो गई मैंने बता दिया, docx क्या हो गई? docx मतलब डॉक्यूमेंट्स। तो इसका मतलब ms वर्ड की फाइल को भी हम क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट फाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट फाइल। और डॉक्यूमेंट का doc निकाल लो और पीछे x हो गया, ये अपना आ गया ms वर्ड का एक्सटेंशन नेम। फिर आगे देखिए, स्क्रीन का रेजोल्यूशन के द्वारा निर्देशित किया जाता है। अब स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होता है वो किस में होता है? देखो डॉट्स में नहीं होता है, कलर तो स्क्रीन से है ही है, वो होता है आपके पिक्सल में। बोलते हैं ना मेरी फोटो के पिक्सल फट रहे हैं, मेरे फोटो के पिक्सल फट रहे हैं। कैसे फटेंगे? क्योंकि आपकी स्क्रीन उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपका कैमरा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है वो होता है पिक्सल्स में होता है। किस में होता है? पिक्सल्स में होता है। आगे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम? देखो अभी मैंने बताया था हम बात करते हैं इसकी सॉफ्टवेयर की, और सॉफ्टवेयर में 2 चीजें मैंने बताई थी आपको, AS, व्हाट इज AS एंड व्हाट इज OS। AS मीन्स होता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और OS होता है आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम, ठीक है। तो देखो MS ऑफिस इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड लिनक्स इज द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? लिनक्स। देखो इसमें आपको मैं बता दूं, लिनक्स, यूनिक्स, आपके विंडोज, और मोबाइल के आपके आगे एंड्रॉइड, iOS, ये सारे क्या हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सारणी में निर्धारित मापदंड के अनुसार आंकड़े दर्शाने में सहायता करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी आपके हाल ही में एक पेपर हुआ था CHO का, उसके अंतर्गत इसके बारे में पूछा गया था, रिपोर्ट के बारे में। और आज हमें कुछ थोड़ा अलग पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सारणी में निर्धारित मापदंड को अनुसार आंकड़े में दर्शाने का काम करता है। और वो जो काम करता है आपको करता है क्वेरी। कौन करता है? क्वेरी। ये क्या करता है? जो भी आपके आंकड़े दिए गए हैं उनको एक सीक्वेंस में जमाने का काम करता है। और आपके फॉर्म होता है डाटा को लिखने का, और मैक्रो होता है ऑटोमेटिक काम करने का, ऑटोमेटिक काम करने का, और रिपोर्ट्स होता है इनकी जो डाटा है उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। तो आपका आंसर क्या हो गया? क्वेरी। क्या हो गया? क्वेरी। फिर आगे देखिए, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? MS ऑफिस का संस्करण कौन सा नहीं है? ये तो है बहुत पुराना, ये भी है, ये भी है। अब ये नहीं है MS ऑफिस विस्टा, ये बिल्कुल नहीं है। MS ऑफिस XP आपके हैं, ये विस्टा वाला आपके ये क्या नहीं है? आपके MS ऑफिस का एक संस्करण नहीं है। मतलब संस्करण मतलब क्या नहीं है? आपका वर्जन नहीं है, ये आपका वर्जन नहीं है। फिर आगे, प्रोसेसर को व्यक्त करने वाले प्रोग्राम को पहचानने वाली यूटिलिटी नाम है। अब देखो प्रोसेसर को पहचानने वाली यूटिलिटी कौन है?
वो आपके मेरे मित्रों हैं टास्क मैनेजर। कौन है? टास्क मैनेजर। जैसा आप प्रोसेसर के माध्यम से उसको टास्क दोगे तो उसको कौन पहचानेगा? टास्क मैनेजर पहचानेगा। कौन पहचानेगा? टास्क मैनेजर। और डिवाइस मैनेजर में, डिवाइस मैनेजमेंट में आपके डिवाइस की इन्फॉर्मेशन होती है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन के साथ वर्किंग करती है, और सिस्टम मैनेजर ये तीनों एक दूसरे काम करते हैं। लेकिन जो आपको प्रोसेसर जो पहचानने का काम करता है वो करता है आपके टास्क मैनेजर करता है, जो आप उसको क्या देते हो? टास्क देते हो। क्या देते हो? टास्क देते हो। फिर आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? अब देखो, उसमें मैं पूछा था MS ऑफिस वाला, वापस एज इट इज देखो, ये है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आपको आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिया है। अब ये जो क्वेश्चन है, मैंने कहा आपके बेसिक से एडवांस तक है और प्रॉपर हो ही रहे, टॉपिक वाइज चल रहा है। पहले हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी कंप्यूटर की और इंटरनेट की, फिर हम बात की हमने MS ऑफिस की, फिर हमने बात की MS वर्ड की, फिर MS एक्सेल की। अब हम बात करेंगे वापस किसकी? मेमोरी की। क्या पूछा हुआ है? कंप्यूटर के भंडारण में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी इकाई है? अब देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था GB सबसे बड़ी है, लेकिन वो GB कौन सी है? गीगाबाइट है। ठीक है, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी भी कौन सी होगी? GB होगी। और कैसे होगी वो आपको अभी देवेंद्र सर बताते हैं। देखो, 1 बिट आपके 1024 जो बाइट होते हैं, 1 KB का हो गए आपके MB का हो गए आपके GB। तो ये 4 हमें डिजिट पूछी हैं, बाइट, किलोबाइट, MB। और हमारी सबसे बड़ी डिजिट कौन सी? आंसर हमारा आ गया गीगाबाइट आ गया। क्या आ गया? गीगाबाइट आ गया। ठीक है, और MB का होता है मेगाबाइट, KB का होता है आपके किलोबाइट होता है। क्या होता है? किलोबाइट होता है। फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामांकित करने का फंक्शन की कौन सा है? अब पुनः नामांकित में तो ऑपरेशन हो जाएगा सर। पुनः नामांकित क्या है? रीनेम। किसी भी फाइल या फोल्डर का रीनेम करना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा F2 कौन है? फंक्शन की है। क्या है? फंक्शन की। और फंक्शन की कितनी होती है? F1 से लेके F12 तक। तो F2 का काम क्या हो गया आपके? इसका रीनेम करने का। किसका? फाइल या फोल्डर का क्या करना? रीनेम करने का काम करता है आपके F2 काम करता है। और F1 आपकी करता है हेल्प। क्या करेगा? हेल्प। कंप्यूटर किस मेमोरी में बार बार उपयोग की जाने वाली सूचनाओं का संग्रहण करता है? जो बार बार यूज होती है ऑन ऑफ करने के प्रोग्राम की, वो सूचना कहाँ संग्रहण होती है? वो सूचना संग्रहण होती है कैश मेमोरी में। कहाँ संग्रहण होती है? कैश मेमोरी में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना, कैश मेमोरी का सबसे फास्ट वाली चीज है ये। ठीक है ना। और उसके बाद कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे त्रुटि रहित, एरर फ्री काम करना बनाती है? इसकी जो एक्यूरेसी होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं सटीकता। कंप्यूटर की एक्यूरेसी उसे बिना किसी त्रुटि रहित, बिना गलतियों के काम करना सिखाती है। और भंडारण तो उसमें है ही है, गति भी है और स्वचालन ऑटोमेटिक। लेकिन जो गलतियां नहीं करवाता है वो करवाती है इसकी एक्यूरेसी। कंप्यूटर में क्या सटीकता जो होती है उसे बिना त्रुटि रहित काम करने के लिए बनाती है। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट 2007 में प्रोटेक्ट और लैंडस्केप हैं। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट चाहे एक्सेल पूछो, अब पावरपॉइंट पूछो या आपके वर्ड पूछो, इसमें पूछा है प्रोटेक्ट और लैंडस्केप क्या है? तो बोथ आर पेज ओरिएंटेशंस। क्या है? पेज ओरिएंटेशंस। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है आपके प्रोटेक्ट, क्या होता है? प्रोटेक्ट। और एक होता है आपके लैंडस्केप। प्रोटेक्ट का मतलब पेज की लेंथ बड़ी होना, और लैंडस्केप का मतलब पेज की ये जो होता है फिट बड़ी होना। ठीक है ना। ये होता है आपके प्रोटेक्ट वाला और ये होता है लैंडस्केप। और ये दोनों ऑप्शन होते हैं आपके कहाँ पर? पेज ओरिएंटेशंस में। और ये ऑप्शन आता है आपके पेज लेआउट टैब में। कौन से टैब में? पेज लेआउट टैब के अंदर आता है ये ऑप्शन। फिर आगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉन्ट साइज टूल बॉक्स में फॉन्ट साइज का सबसे छोटा, सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, सीधा पूछ रहा है कि MS ऑफिस या MS वर्ड के अंदर जो आपके फॉन्ट साइज होती है मिनिमम कितनी और मैक्सिमम कितनी होती है? मिनिमम साइज बॉक्स में और मैक्सिमम साइज किसमें? उस बॉक्स में कितनी होती है? तो वो होती है मेरे मित्रों आपके 8 से 72। मिनिमम तो होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। वैसे आप उसको मैनुअल बढ़ा सकते हो, लेकिन उस बॉक्स में यहीं तक भी चीज दी हुई होती है। बॉक्स में आपको कहां से दी होगी? 8 से 72 दी हुई होती है। फिर आगे, वाईफाई का पूरा नाम, वाईफाई और लाईफाई 2 चीजें होती हैं, लाइट फिडेलिटी और वायरलेस फिडेलिटी। तो इसके साथ हमने एक और नाम याद कर दिया, लाईफाई, मतलब लाइट फिडेलिटी और वाईफाई का हो गया आपके वायरलेस फिडेलिटी। दोनों नाम है, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है और अच्छे से याद करना है। अगर वाईफाई की जगह लाईफाई दिया जाए तो होती हो लाइट फिडेलिटी, और वाईफाई का हमने बता दिया वायरलेस फिडेलिटी। ओके। .com का पारस किस प्रतिनिधित्व करता है? अब ये .com, अब सीधा पूछ रहा है .com क्या है? .com इज अ नेटवर्क डोमेन।
एक नाम है किसी भी आधिकारिक साइट का। अब कमांड डोमेन नहीं, कॉमर्शियल डोमेन नहीं, एजुकेशन डोमेन भी नहीं, क्योंकि हम कई बार चीजें देखते हैं वेबसाइट के बीच लिखा होता है .edu, .education.com, आप क्या होता है .gov, .government, तो आपके .com सॉरी इसमें आपके हो जाएगा ये कौन सा कॉमर्शियल वाला, .com से कौन सा है कॉमर्शियल वाला आपका हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। ये नेटवर्क डोमेन तो है ही, .com वाले तो ये हो गया आपके कॉमर्शियल से बोलते हैं .com, www.com, जीवनसाथी.com, वहां से जाके आप अपना जीवन साथी चुन सकते हो। और जो .com होता है कॉमर्शियल होता है, क्या होता है कॉमर्शियल। और एजुकेशन जो भी .com होगा वहां पर लिखा होगा .edu मतलब एजुकेशन, और गवर्नमेंट होगा .gov मतलब आप जो भी गवर्नमेंट से ओपन करते हो वहां पर लिखा होगा ना .gov मतलब किसकी साइट है, गवर्नमेंट की साइट है, ये किसी एजुकेशन की साइट है, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी की साइट है। तो ये आपके .com हो गया आपके कॉमर्शियल्स का, किसका हो गया कॉमर्शियल्स का। फिर आगे कंप्यूटर की विशेषता दोहराव कार्य में मदद करती हैं। अब रिपीटेशन कौन कराता है इसका, रिपीटेशन देखो, रिपीटेशन हम करने से डिसीजन मेकिंग तो बिल्कुल नहीं करेगा भाई, सोच नहीं सकता डिसीजन मेकिंग करेगा कैसे। अब फ्लेक्सिबिलिटी तो इसकी है ही है और ह्यूमन इंटरेक्शन भी होगा, लेकिन ये जो काम करेगा वो करेगा आपका ऑटोमेशन। कौन काम करेगा आपके ऑटोमेशन, मतलब कहते हैं ऑटोमेटिक, क्या कहते हैं ऑटोमेटिक। ये आप क्या करेगा दोहराव कार्य करेगा। मैंने एक ऑप्शन दे दिया, मैंने कहा भाई साहब मैंने एक आपको कैलकुलेशन करके दी है, आप उसी प्रकार सारी कैलकुलेशन मुझे करके दो, तो ये काम कर देगा कौन सा आपका ऑटोमेशन, ये काम करेगा। और इसके साथ वो शुद्धता रखेगा एक्यूरेसी में। कंप्यूटर में त्रुटियां किसके कारण होती हैं, अब कंप्यूटर में त्रुटियां मतलब गलतियां कौन करता है, सच्ची बताऊं तो कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा, पहली चीज तो ये सुन लेना, गलती करेगा कौन, प्रोग्राम या निर्देश देने वाला, मतलब गलती करेगा इसमें यूजर गलती करेगा। क्योंकि देखो कंप्यूटर में अगर कुछ खराबी होगी तो कंप्यूटर चालू नहीं होगा, बिजली नहीं होगी तो भी कंप्यूटर चालू नहीं होगा, और रैम कम होगी तो भी कोई गलती नहीं, क्योंकि रैम कम होगी वो धीरे धीरे वर्क करेगा लेकिन गलत वर्क नहीं करेगा। गलत वर्क कौन करेगा, यूजर। मतलब यहाँ तो आप लोगों ने गलत प्रोग्राम ऑन किया है या आपने कोई गलत निर्देश दिए हैं, तो ये काम होता है कंप्यूटर में गलती होने का, ठीक है। और ये क्वेश्चन आते हैं इससे बार, पिछली बार सटीकता का पूछता, मैंने भी बताया था एक्यूरेसी का। और मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है ना आपके PYQs है, सब PYQs हैं जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन्हीं के आधार पर मैं आपको सरल करा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर ऐसे ही सवाल उठा के लेके गए, नहीं, आप कोई भी पेपर देख लेना, पटवारी के पुराने पेपर देख लेना, ये क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, मेरे मन से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पर, जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो उसका वजह से एक बार कवर अप कर लेना। फिर HTML का उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात HTML क्या होता है, देखो HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इट इज यूज्ड फॉर वेब डिजाइनिंग, मतलब जो भी आप वेबसाइट बनाते हो उसके लिए काम कौन सी आती है, HTML लैंग्वेज आती है। जैसे आपने नाम सुना होगा जावा, पाइथन, C++, दे ऑल आर वेब डिजाइन, दे ऑल आर लैंग्वेज यूज्ड फॉर वेब डिजाइन, मतलब इन सब का उपयोग किया जाता है वेब को विकसित करने के लिए, वेब का विकास करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, और HTML भी ये आपके काम आती है। फिर आगे देखिए पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने हैं तो संक्षिप्त कुंजी के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा ये समझ में नहीं आ रहा सर, पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, कुंजी क्या, स्पष्ट पूछो ना, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है, क्या पूछा है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है, चाहे वो पावर पॉइंट हो चाहे MS एक्सेल लो। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको कर देते हैं Ctrl+H कर देते हैं, कभी कभी दिया होता है तो। अब इसमें तो H दिया हुआ ही नहीं है, इसमें होता है आपके Ctrl+K होता है। क्या होता है Ctrl+K आर यूज फॉर हाइपरलिंक। Ctrl+J आपका आता है जस्टिफाई में, ये एक टेक्स्ट लाइन है आपका जस्टिफाई। Ctrl+M आपका आता है न्यू स्लाइड में, कहाँ काम आता है, न्यू स्लाइड में, ये होता है। और आपको हाइपरलिंक लाना है तो हम काम करेंगे Ctrl+K का। क्वेश्चन पूछा है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है, ये हो गया अपने हाइपरलिंक की शॉर्टकट की Ctrl+K हो गई, ठीक है। ठीक, अब आगे डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं वो कहलाते हैं। अब देखो ये कंप्यूटर है, अब सारे डिवाइसेस इस CPU के पीछे जुड़े हुए हैं। अब इस जोड़ने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को या इस चीज को क्या कहते हैं, जो पिन अटैच करते हो उस पिन को क्या कहते हैं, क्या डिवाइसेस कहलाते हैं। देखो सिस्टम डिवाइस तो इसके अंदर है तो गलत है, इनपुट डिवाइस तो सारा डिवाइस आ गया, ये भी गलत है।
ये होता है आपके पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब होता है अतिरिक्त रूप से जो सिस्टम में ऐड किए जाए वो आपके कौन से होते हैं? पेरिफेरल्स डिवाइस होते हैं। कौन से होते हैं? पेरिफेरल्स डिवाइसेस होते हैं। एक मेगाबाइट वास्तव में कितने किलोबाइट के बराबर होता है? एक MB कितने आपके KB के बराबर होता है? एक MB में कितने KB होते हैं? ये होते हैं आपके 1024। पर मित्रों अगर आपको कई ऐसी चीज़ें दी जाए और वहाँ पर आपको 1024 दी जाए तो आपको राइट करना है, क्योंकि जो मेमोरी की यूनिट है वो बार बार किस में नापी जाती है? 1024 में। अगर आपको बोलो 1.5 GB में कितने MB होते हैं? 1.5 GB जो आपको इंटरनेट डाटा पे मिलता था 1.5 GB, उसमें कितने MB होते हैं? तो 1 GB में होता है 1024 MB, और इसका आधा कर लो 512, तो हो गया आपके 1536 MB। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन और सरल हो गया। ठीक है, फिर आगे निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? पॉइंट एंड ड्रॉ। पॉइंट किसका होता है? पॉइंट होता है आपके माउस का होता है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सा? आपका माउस है। उसके बाद आ जाओ ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कहां पर दिखाई दे रहा है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये हो गया आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें भी स्पेलिंग में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे मित्रों ये आपकी क्लास होगी किसकी? आपके कंप्यूटर के जो PYQs हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी फर्स्ट क्लास हो गई है। मेरी पूरा प्रयास है कि आपको 2 क्लासें और अवेलेबल कराऊंगा, जिसमें क्या होगा, जिन विद्यार्थियों को अभी तक कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है उनकी ये काम आएगी। और ये आपके रामबाण क्लास होने वाली है, क्योंकि अंतिम में रामबाण ही काम आता है और यही रामबाण के समान है। क्योंकि मेरे मित्रों अब पढ़ने का जितना टाइम नहीं है, हम सीधा फोकस करेंगे हमारे जितने क्वेश्चन हैं उनको सही करने का, और जितना प्रयास है जितने से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएँ वो हमारा सबसे बड़ा प्रयास रहेगा। और ये प्रयास को सफल बनाएंगे हम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने आज कराए मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि सर ने बोला ये क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत सोच रहे हो। मैं पहले ही बता रहा हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, जो मैंने टॉपिक्स बताए उनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका टॉपिक क्लियर है, तो चाहे लैंग्वेज कैसी भी दो हम क्वेश्चन आराम से सही करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।